हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक और चैप्टर जो कि हमारा होने वाला है लॉज ऑफ मोशन। ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इसके जो बहुत सारे एप्लीकेशन है वो हमारी डेली लाइफ में देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अपना तो चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है अपना फोर्स। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फोर्स होता क्या है। छोटी क्लास में आपने बेसिकली सिंपल पढ़ा होगा कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धकेलना। क्लियर। हम डेफिनेशन यही है, थोड़ी सी इसको हम क्लियर करेंगे। क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या का मतलब होता है कि एक्सटर्नल एफर्ट किसकी फॉर्म में, बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं पुश और पुल की फॉर्म में, जो क्या करेगा या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। उस फिनोमिना को कहते हैं हम फोर्स। जैसे कि यहाँ अगर देखेंगे ये ट्रॉली है, इस पे ये जो बच्चा है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बट फर्क कितना है, ये इसको धक्का मार रहा है तो इसको बोल देते हैं पुश और ये इसको खींच रहा है तो ये हो गया पुल। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। या इट मींस ये कह सकते हैं कि इन्होंने कितना फोर्स लगाया, तो डिपेंड करता है कि ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं ये दोनों फोर्स क्या इतनी लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से इसकी स्टेट चेंज हो पाएगी। तो उस पर डिपेंड करता है कि ये चेंज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम फोर्स। अब एसआई यूनिट की बात करें तो हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो ये भी हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT - 2 और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है डायरेक्शन होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये तो हो गया अपना बेसिकली फोर्स, ठीक है। अब आते हैं फोर्स के इफेक्ट्स पे, इट मींस फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो ये अपने पास फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं। फोर्स सबसे पहले, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स उसकी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज कर सकता है। इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जमीन पे, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। फर्स्ट इफेक्ट हो गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। क्लियर। सेकंड है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर उसमें हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कोई बॉल आ रही है सामने से और उसमें हम फोर्स लगाते हैं हाथ से या पैर से, तो वो बॉल क्या होती है, रुक जाती है। किसकी वजह से? तो फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकते हैं। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को हम फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, फोर्स की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे? साइकिल जब हम मोड़ते हैं, हमें जिस भी डायरेक्शन में टर्न लेना होता है तो हम हैंडल पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन की तरफ जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाती है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी इफेक्ट्स मैंने बोले हैं इनको भी मैं अपनी डायग्रामेटिक की हेल्प से थोड़ा सा और समझेंगे। तो ये देखिए डायग्रामेटिक की हेल्प से। तो फर्स्ट, अगर इसको देखें, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, जिसकी वजह से एक इसमें आ गया, ये मोशन में आ गया, तो रेस्ट से मोशन में, राइट। वहीं पे अगर दूसरा देखें हम यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है ऑलरेडी। इट मींस फुटबॉल जो है हमारा यहाँ मोशन में है। ये नेट है अपना, इस नेट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये नेट क्या काम करता है, ये जो फुटबॉल होती है जब गोल हो जाता है तो ये नेट की हेल्प से ये फुटबॉल इसी जगह पे रुक जाती है। तो इस नेट ने इस पे फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये जो फुटबॉल है ये क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाती है। नेक्स्ट है अपना कि हम फोर्स की हेल्प से स्पीड को चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पैडल्स जो होते हैं यहाँ पे, ये पैडल का काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना।
हमें जब ज्यादा स्पीड चाहिए तो हम पेडल तेजी से मारने लग जाते हैं, यानी फोर्स ज्यादा लगाते हैं पेडल पे, और स्लो डाउन करनी होती है तो हम फोर्स को कम कर देते हैं। तो हम पैरों की हेल्प से फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइकिल की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो देखिए ये आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव को, तो जब बॉल स्ट्रेट आती है तो सूर्य कुमार यादव का ये जो शॉट है ये सबसे बेस्ट शॉट है इनका। ये क्या करते हैं, ये इसकी हेल्प से, इस बैट की हेल्प से फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल जो स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ बॉल आ रही होती है ये बैक पूरा देखा होगा बिल्कुल स्टंप के पीछे जाके 6 जाता है। तो इन्होंने क्या करा, इस बैट की हेल्प से फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से जो बॉल सीधे आ रही थी उसको एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल छक्के पे चली जाती है, 6 पे चली जाती है। नेक्स्ट हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है शेप और साइज चेंज करने का। ये हम लोगों ने घरों पे भी देखा होगा कि जब रोटी बनाई जाती है तो आटे के डो से क्या करते हैं, पहले एक बॉल बनाते हैं, फिर उस बॉल को रखते हैं यहाँ पे और इस बेलन की हेल्प से उस पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉल होती है वो एक फ्लैट डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कैसे हुआ ये, हमने बेलन की हेल्प से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी, तो फोर्स ने उसकी शेप भी चेंज कर दी और साइज भी चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्लियर, चलिए अब आते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पे। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट जो है ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से नींव है हमारी न्यूटन्स लॉ की, जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ का जो आइडिया है न्यूटन्स को गैलीलियो के बाद मिला था, लेकिन इनसे पहले भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एरिस्टोटल, ठीक है, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। इन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है, यानी हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहती है, ये उसका नेचुरली है। इट मींस उसको कैसे भी मूव करो, डायरेक्शन चेंज करो, वो लास्ट में आके रेस्ट पर ही आती है, तो वो उसकी नेचुरल स्टेट है। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर यानी टू मूव an object continuously force will be applied continuous। क्लियर, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो इसको मोशन में अगर रहना है तो उस पर लगातार फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, जिस चीज, ठीक है। इन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मूव कराना है, कि अगर चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहे तो उसके ऊपर यानी उसके ऊपर बार बार फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, जिससे कि वो मूव करता रहेगा। बट इनका ये जो स्टेटमेंट है इसको बाद में जो गैलीलियो था उन्होंने क्या कर दिया था, फेल कर दिया था, इसको गलत प्रूफ कर दिया था। तो कैसे प्रूफ किया था वही हम अब पढ़ेंगे गैलीलियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो बेस है वो पूरा पूरा गैलीलियो पे डिपेंड है। ठीक है, इन्होंने इस चीज को समझाया था एक इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से, तो इनका एक्सपेरिमेंट है इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। क्लियर, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट है h, जिसको थीटा एंगल पे क्या कर दिया हमने, इंक्लाइन कर दिया है। ठीक है, और साथ साथ ये अकेला इंक्लाइन प्लेन है, इसके साथ साथ एक यहाँ पे, सॉरी, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे यहाँ पे हम इस प्लेन को बनाएंगे। तो इससे पहले मैं यहाँ पे, तो ये हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, h हाइट हो गई। ठीक है, तो हाइट दोनों की यहाँ पे हमने ले लिया h हाइट तक। ठीक है, इनिशियली क्या करा इन्होंने समझाया इसकी हेल्प से कि यहाँ एक बॉल रखी, ठीक है, ये थीटा है और ये हमने मान लिया ये थीटा 1। तो कंडीशन क्या है कि थीटा इनिशियली क्या है, थीटा 1।
इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ बॉल रखी, ये बॉल ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी। तो नीचे की तरफ जाएगी, इनिशियली रेस्ट पे थी, इस पे फोर्स लगी ग्रेविटी की वजह से। अनबैलेंस फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, जिसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, है ना, यहाँ तक आते थे, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देन इंक्रीज होने के बाद ये इसके ऊपर चढ़ने लग जाएगी। ठीक है, सपोज ये चढ़ी कहाँ तक? ये यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ तक जाते जाते इसने डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया s, यहाँ से यहाँ तक, तो इसने ट्रेवल किया s1। अगले केस में क्या करा था? इसने इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुका दिया। ठीक है, एंगल को छोटा कर दिया। ये रहा एंगल, कैसा हो गया? छोटा हो गया, θ2। फिर से जब ये बॉल इस पे आई, यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक गई, इसकी पोजीशन, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। अगले केस में क्या करा? एंगल को और, फिर से ये यहाँ पहुंची, यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्टेंस आया s3। पहले केस में तो जो s था और s1 इक्वल था, क्लियर। बट जैसे जैसे हमने एंगल क्या करा कि θ1 जो है वो बड़ा है θ2 से, और फिर बड़ा है θ3, सबसे छोटा एंगल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस है s1, s2 और s3, सबसे ज्यादा डिस्टेंस s3 था और सबसे उससे कम डिस्टेंस हो गया s2, यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रेवल करा इसने। ठीक है, अब ये जो प्लेन कैसा था, दोबारा समझ लीजिए, ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन था। ठीक है, उन्होंने एक फ्रिक्शनलेस प्लेन बनाया था, माना कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है आइडियल। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, यानी एंगल जैसे जैसे कम कर रहे हैं डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो हाइट, उन्होंने कहा कि वो h हाइट अटेंड करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। जब तक कि h हाइट अटेंड नहीं कर लेगा तब तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा। ये यहाँ से आया s डिस्टेंस ट्रेवल करके हाइट h पे था, तो यहाँ से जब ये चढ़ा इस पे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की डायरेक्शन जा रहा था, तो इसने जो s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया वो h हाइट अटेंड करने के लिए किया। फिर s2 ने भी सेम किया, तो h हाइट अटेंड करने के लिए, ऐसे s3 ने h। तो जब तक मूव करा जब तक कि h हाइट अटेंड नहीं कर लेता। फिर लास्ट केस में क्या करा? इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली कर दिया ऐसे, तो ये प्लेन हटा के सीधे यहाँ से गया, और ये बॉल ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करने लगी। अब क्या होगा? तो इन्होंने क्या कहा कि ये बॉल जो है ना, कि ये कंटिन्यूस मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको h हाइट अटेंड करनी है, ये वाली। अब h हाइट अटेंड करने के लिए ये कंटिन्यूस मूव करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं जब तक ये h हाइट अटेंड नहीं कर लेती। और इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होगा? h हाइट मिलेगी नहीं। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि किसी बॉडी को अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो उस पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो बार बार फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो एरिस्टोटल की ये वाली बात जो उन्होंने कही थी कि बार बार फोर्स लगानी पड़ेगी, ये इन्होंने गलत प्रूफ कर दी थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, और इसी को बेस्ड बना के बाकी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसी को बेस्ड बना के न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे बाद में। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हैं टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, है ना। क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, वो चेंज ही नहीं करना चाहता अपनी उस प्रॉपर्टी को, यानी जिस स्टेट में है उस स्टेट में चेंज नहीं करना चाहता। उस जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होगी? ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसको समझने के लिए बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, तो दो बॉल हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दो सेम साइज की बॉल है, एक हो गया अपने पास फुटबॉल, और सेम साइज की एक हमने ले ली यहाँ पे मेटल बॉल। ठीक है, अब फुटबॉल का मास मान लेते हैं, लगभग होगा अपने पास 1.5-2 kg के आसपास, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इसका मास कितना होता है, लेकिन ये मेटल बॉल इतनी बड़ी हो गई फुटबॉल के बराबर, तो इसका मास तो लगभग हो गया 20-25 kg के आसपास। ठीक है,
अब दोनों, अब ये दो बॉल है अपने पास, सिंपल सा। अब मैं इसमें से किस बॉल को इजीली उठा सकता हूँ, पहले तो उठाने की बात आ गई ना। तो साफ पता चल रहा है फुटबॉल को उठा सकता हूँ, क्योंकि फुटबॉल का मास कम है और इसका मास ज्यादा है 20, इसको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। और किस, अब उठाने के बाद किस बॉल को मैं ज्यादा दूर तक फेंक सकता हूँ। तो अगेन क्वेश्चन है अपना पास, आंसर है सिंपल, फुटबॉल मास कम है, इस मेटल बॉल का मास ज्यादा है, इसको थोड़ी दूरी फेंकेंगे वो वहीं पे रुक जाएगी। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन कि दोनों बॉल जो है मोशन में है, तो किसको इजीली हम रोक सकते हैं, किस पे हम अगर फोर्स लगाए अपनी बॉडी की हेल्प से, पैर से, हाथ से, तो किसको रोक सकते हैं। अगेन फुटबॉल को तो हम किक मार के भी ऐसे रोक सकते हैं, पैर बीच में अड़ा देंगे तो ये रुक जाएगा, है ना। लेकिन मेटल बॉल के, ये जो मेटल बॉल है इसके सामने अगर पैर हम रखेंगे तो पैर क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। तो हर केस में क्या हो रहा है, फुटबॉल को इजीली फेंकना, मतलब फुटबॉल को फेंकना बहुत इजी है, फेंकना इजी, उठाना इजी है, रोकना इजी है। वही मेटल बॉल को फेंकना भी डिफिकल्ट, उठाना भी डिफिकल्ट, रोकना भी डिफिकल्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल बॉल का क्या है, मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्टेट को अपोज कर रहा है ना, स्टेट में चेंज होने से क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मेरा स्टेट चेंज हो। तो किसकी वजह से हो रहा है वो, मास। तो इनर्शिया किसकी वजह से होता है, तो मास, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मास ही इनर्शिया का क्या होता है, मेजरमेंट। अगर इनर्शिया नापना है तो मास नाप लिए, जिसके पास ज्यादा मास उसके पास ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। तो लार्जर इज द मास, greater will be inertia of an object। जिसके पास जितना मास उसके पास उतना इनर्शिया। तो मेटल बॉल के पास इनर्शिया कैसा है, ज्यादा, और फुटबॉल के पास इनर्शिया कम। तो मास बढ़ाते जाओ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि मास ज्यादा हो रहा है तो उसको, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो वो अपनी स्टेट चेंज करने से करना ही नहीं चाहता, करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे हम। तो इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं, या प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। अब जो हमने पढ़ा है इसमें देखिए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, कि रेस्ट से मोशन में लेकर रहे हैं, है ना। रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, और इसकी डायरेक्शन चेंज करना। तो इस इनर्शिया को हम तीन टुकड़ों में बांट देंगे, तीन टाइप से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप है अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्टेट में है, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। क्या रखे हुए अपने पास, ये हमने इसका पिलर बना रखा है, इसका कॉइन्स का, कैरम कॉइन्स का। जब हम स्ट्राइकर से इसको हिट करते हैं, इस डायरेक्शन में हिट करेंगे, तो ये क्या करेगा, जब स्ट्राइकर इससे लगता है तो नीचे वाली जो कॉइन होती है वो इसके फोर्स की वजह से निकल जाती है, बट बाकी की सारी कॉइन्स वहीं रह जाती है। क्यों, क्योंकि नीचे वाली पे तो फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बाकी सारे की सारी कॉइन अपनी जगह पे ही क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, वहीं पे वो गिरेगी नहीं, वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी, ठीक है। सेम अगर ये फुटबॉल है, इस पे मैं फोर्स नहीं लगाता हूँ तो क्या ये अपनी स्टेट चेंज करेगी, ये फुटबॉल आपको एक जगह रख दो उस, ठीक है, वो वहीं पे पड़ी रहेगी ना। क्यों, क्योंकि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, वो अपना रेस्ट वाला जो स्टेट है वो चेंज नहीं करना चाहती इनर्शिया की वजह से, ठीक है। और एग्जांपल समझते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ये हमने क्या लिया, व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ अ फ्रूट ट्री द फ्रूट्स फॉल्स डाउन, ठीक है। एक पेड़ है फलों का, इसको ऐसे जैसे हिलाते हैं तो उसमें से फल गिरने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको हिलाते हैं तो हमने क्या करा, उस पूरे पेड़ को मोशन में लेके आए, है ना। पेड़ पे फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से पेड़ गया मोशन में आने लग गया। बट जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में होने के कारण, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो अपनी जगह पे ही है, जिसकी वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और जमीन पे गिरने लग जाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जब हम किसी कारपेट पे, ठीक है, स्टिक से मारते हैं, आपने सर्दियों में देखा होगा रजाइयों को जब डंडों से मारते हैं या ऐसे फटकारते हैं तो उससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जब हम उसको फटकारते हैं या पीटते हैं उसको, तो हम उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन में लेके आते हैं उस कारपेट को, बट डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट में होने की वजह से बाहर निकलने लग जाता है। क्लियर? फिर आता है कि जब बस सडनली स्टार्ट होती है चलना, बस रुकी हुई है और सडनली बस चलना स्टार्ट होगी, तो जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं या पीछे की तरफ उन्हें झटका एक एक्सपीरियंस होता है। तो उसका रीजन क्या है? तो देखिए, ये बस है, ठीक है, यहाँ जो पैसेंजर बैठा है या खड़ा है, तो क्या होगा, ये दोनों रेस्ट पे, इनिशियली क्या है, ये दोनों रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे होने की वजह से दोनों ही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से दोनों रेस्ट में, सडनली बस आ जाती है मोशन में, है ना, बस आ गई इस डायरेक्शन मोशन में, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपने पोजीशन पे ही रहता है, तो अपनी स्टेट में होने की वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है, जबकि बस आगे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अपना इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने मोशन की स्टेट को चेंज करने, जो उसकी स्टेट है मोशन की, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को वो अपोज करता है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपोज कर रहा है, वो रुकना नहीं चाहता, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि उसमें गैलीलियो ने बोला था, ऑब्जेक्ट लास्ट में जब हॉरिजॉन्टली कर दिया था, तो बॉल जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी। क्यों चल रही है? क्योंकि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन में है तो वो मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। तो जिस वजह से वो कंटिन्यूअस मोशन में थी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि ये कार है, तो ये कार अगर हम स्पीड में छोड़ देते हैं तो ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि नहीं सर फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, उस पर भी हम आएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी, तो क्या ये कार कभी रुकेगी? तो ये कार कभी भी नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना चाहती। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती, ये नहीं चाहती कि मेरा जो स्टेट है मोशन का वो चेंज हो। क्लियर? अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आपने करा भी होगा, जब भी लॉन्ग जंप मारते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, लंबे डिस्टेंस से भागते हुए आते हैं, है ना। तो यही हमारा, जब एक एथलीट्स क्या करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है लॉन्ग जंप करने से पहले, ऐसा क्यों करता है? तो वो अपने बॉडी में क्या लेके आता है? एक वेलोसिटी, है ना, तेजी से मोशन में लेके आता है। तो एक बॉडी जो है वेलोसिटी एक्वायर करती है। तो जब वो बॉडी जो वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो जंप करते टाइम वो वेलोसिटी उस जंप में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए वो जो भी एथलीट्स होता है वो बहुत तेजी से कोशिश करता है कि भागो में, जितनी तेजी से वो मोशन में लेके आएगा अपनी बॉडी को, उतना ही ज्यादा वो लॉन्ग जंप मार पाएगा। फिर नेक्स्ट कि एक बस है, मूविंग बस है, अगेन बस, अब बस मूव कर रही है, इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो सडनली क्या करती है? ब्रेक मारती है। तो जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। तो क्यों गिरते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है कि जब बस मोशन में होती है, तो बस के साथ साथ पैसेंजर भी उसके कांटेक्ट में होता है, तो वो भी मोशन में होता है। बस ब्रेक मार देती है तो वो तो आ गई रेस्ट में, बट इनर्शिया ऑफ मोशन की, यानी वो ऑब्जेक्ट अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या, वो उसी स्टेट में है। ठीक है, वो स्टेट को क्या कर रहा है? अपोज नहीं करना चाहता। बस रुक जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जाके गिरता है। ठीक है, और उससे बचने के लिए वो यहाँ वहां क्या करता है? वो फोर्स लगाता है, पिलर्स पकड़ता है, चेयर्स पकड़ता है, जो भी मिल सकता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया अपना। आगे सेम है अपने पास, अभी आगे बताऊंगा एक और। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि ये बॉल है, ये सीधा ही जा रही थी, तो ये सीधा ही जाना चाहती है, जिस डायरेक्शन में फेंका है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये इस पे फोर्स लगाएगा बैट्समैन, जिसकी वजह से किसी भी डायरेक्शन में इसको ये मूव करा देता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये मेंटेन थी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से जिस डायरेक्शन में मेंटेन थी, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो इसके एग्जांपल हो गए, जब व्हीकल मूव करता है, यानी व्हेन अ व्हीकल मूव्स द मड स्टिकिंग टू इट, जो मड व्हील्स में चिपके होते हैं वो टेंजेंशियली क्या होती है, दूर उड़ने लग जाता है। क्या है, जरा समझाता। देखिए, ये एक क्या है अपने पास, ये व्हील है। ठीक है,
और यहाँ पे ये कीचड़ पानी ये सब चीज है। अब ये व्हील ऐसे चल रहा है तो क्या होगा, ये जो कीचड़ या पानी जो है, ये मड जो इसके साथ होगी वैसे टेंजेंशियली भागेगी, है ना, ऐसे भागेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आसपास जो लोग चल रहे होंगे या जो चला रहा है उसको क्या हो सकती है, ये मड उसके कपड़ों पे आके लगेगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक मड गार्ड लगा देते हैं, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आसपास वालों को भी कीचड़ से, और जो चला रहा है उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई मूविंग कार है एकदम से शार्प टर्न लेगी तो पैसेंजर क्या होता है, बाहर की तरफ गिर जाता है। क्यों गिरता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर ये कार है तो ये इनिशियली ऐसे जा रही थी, ऐसे जाते जाते अगर ये ऐसे टर्न लेगी तो ये कार तो इस डायरेक्शन में, बट पैसेंजर क्या होगा, पैसेंजर अभी भी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपने आप को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से उसने वही डायरेक्शन मेंटेन की हुई है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ गिरता है। तो क्या करें कि ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है, इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि इसको यानी बाहर जाने से कैसे रुकें, ये बाहर जो गिर रहा है तो कैसे रुकेगा बाहर जाने से। मड जो हमने लगाई है तो मड ने क्या काम किया, है ना, और इनर्शिया ऑफ मोशन में ऐसा क्या करा कि जो बस में आगे की तरफ गिर रहा था तो अपना वो गिरने से कैसे बचा रहा है वो। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि वो आगे वो कोई भी चीज जो है उसी डायरेक्शन में मेंटेन है। तो इन सब को लेके फिर न्यूटन ने क्या बनाया, अपने लॉ दिए। ठीक है, तो सब जो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इस लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट लॉ। ठीक है, और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मानते हैं ये किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये है मोशन में। ठीक है, मोशन में भी कहा है स्ट्रेट लाइन, सीधा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है अपने आप को, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तब तक वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा या रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जब बस ने ब्रेक मारा तो पैसेंजर जब आगे की तरफ गिर रहा था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, चेयर्स पकड़ी या जो उसमें पाइप्स होती हैं, पिलर्स लगे होते हैं पतले, उनको पकड़ के अपने आप को सपोर्ट किया। अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। सेम रुकी हुई बस जब चलना स्टार्ट करती है तो पीछे की तरफ गिरता है, अगर पीछे गिरने से बचना है तो फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट से जब ऑब्जेक्ट क्या है उसी स्टेट में है, बट एकदम से जब फोर्स लगता है उस पर तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, वो फोर्स लगा रहा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो है अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ। तो अगेन एक बार और समझिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। और जब वो एक्सटर्नल फोर्स पे लगेगी तो वो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए अनबैलेंस, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट अपना क्या करेगा, स्टेट को चेंज करेगा, नहीं तो वो उसी स्टेट में मेंटेन रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। तो इससे अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सेकंड लॉ। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फिर जितने फिनोमिनाज हैं हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और स्टडी करते रहिए।